नमस्ते, सुप्रभात। आज 91.2 NIVH हेलो दूध में मैं काव्या और मेरी सखी कोमल आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस बेहद ही खास और महत्वपूर्ण विषय में आज हमारे साथ बनी है बॉलीवुड की एवरग्रीन फेस, जिन्होंने टेलीविज़न से लेकर के मूवीज़ की बात हो, थिएटर की बात हो, हमारे दिलों पर अपने अभिनय की एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी हिमानी शिवपुरी जी का यहाँ पे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगी तालियों से हम सब इनका स्वागत करें। तो बहुत वेलकम है हमारे 91.2 NIVH हेलो दूध में। तो कोमल, थैंक यू वेरी मच काव्या और कोमल, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, आपसे मिल रही हूँ और स्पेशल लोगों से मेरी बातचीत हो रही है। मैं कितनी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। एक्चुअली रियलिटी बताओ मैम, आज हम बहुत फॉर्चुनेट अपने आप को फील कर रहे हैं क्योंकि बचपन से मैम आपको देखा है। इवन द फीलिंग इज़ म्यूचुअल। यस मैम। एक्चुअली मैम मतलब मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब मैं आपकी मूवीज़ देखती थी तो मुझे ये मतलब आप वैसे बहुत जाना माना फेस है, मुझे बहुत अच्छा लगता था मूवीज़ देख के, क्योंकि मुझे याद है जो आपकी मतलब एक मूवी थी प्रेम, एक्चुअली मैम एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, करीना मैम के साथ। मैं प्रेम की दीवानी मैं प्रेम की दीवानी हूँ। हाँ, यस मैम। तो उसमें आपका मदर का रोल देखा था। तो मैम मेरी मदर ने बताया था कि ये देहरादून से है और मैं सुपर एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि देहरादून में मेरे रिलेटिव रहते हैं एक्चुअली। तो मैं ये सोची थी कि अरे देहरादून से है तब तो हम मिल सकते हैं। तो मैम आज की अगर बात करें तो मेरी मदर जब ये इंटरव्यू देखेंगे और मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो बहुत खुश होंगे मैम। तो ग्रेट टू सी यू हियर। एक बार फिर से मैम आपका वेलकम है यहाँ पे। थैंक यू काव्या। थैंक यू काव्या। तो कोमल मैं चाहूँगी आप शुरुआत करें क्वेश्चन पूछने से। जी मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपको यहाँ आते वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं बेटा, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये बिल्कुल मेन रोड पे है और राजपुर रोड, क्योंकि मेरा होम टाउन था और मेरा भाई हिमांशु भट्ट मुझे ड्राइव करके लेके आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाए लेकिन हम लोग सीधे आ गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आज हमारे शो में यहाँ आए। जी थैंक यू बेटा। मतलब कितना ही थैंक्स करें आपको मैम, वो कम है। मतलब हम अभी भी, सही बताऊँ मैम, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही, मेरे हाथ थोड़े शिवर कर रहे कि आप मेरे बगल में बैठी हैं। तो मैम मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड में होने के बाद और मैम मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद भी आपका जो इंटरेस्ट है और आपका जो स्ट्रगल है वो मैम उस फील्ड में कैसा रहा, किस तरीके का रहा, आप उस बारे में थोड़ा हमें बताइए। हाँ जी। थैंक यू काव्या, तुम्हारा बहुत ही खूबसूरत सवाल है। तो ये तुमने बिल्कुल सही कहा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरे पिताजी डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश डून स्कूल, जो कि भारत का सबसे प्राइम इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, उसमें पढ़ाते थे हिंदी और संस्कृत। और हमारी फैमिली में सीधी सादी गढ़वाली फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं था जो इस लाइन में था। लेकिन पिताजी क्योंकि कलकत्ता एक बार जब गांव से आए थे तो वो कलकत्ता चले गए थे, तो उन्होंने देखा था कहीं म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, कहीं नृत्य हो रहा है, तो वो भी चाहते थे, कला से उनको प्रेम हो गया है, तो वो मुझे डांस की क्लास में भेजते थे, म्यूज़िक की क्लास में भेजते थे। और हमारे घर में बड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी लिखते थे तो बड़ा साहित्यिक सा माहौल था, तो बड़े बड़े साहित्यकार आते थे हमारे घर में, तो ऐसे कला में मेरी रुचि उत्पन्न हुई। और फिर मैं स्कूल प्लेज में भाग लेने लगी और मेरे को जितने भी एक्टिंग प्राइजेस थे वो मिलने लगे। और फिर जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया, उस टाइम तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, जबकि मुझे याद है हमारी सीनियर कैम्ब्रिज में कर रही थी, तो हमारी जो हेडमास्टर की वाइफ थी, तो उन्होंने बोला कि हिमानी तुम तो फिल्म में जा सकती हो। मुझे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि हम पहाड़ी लोग सोच भी नहीं सकते थे, और उस टाइम तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, उस टाइम तो यूपी था, तो अब फिल्मों को वैसे भी बहुत बुरा समझा जाता था। तो मैंने कहा नहीं, और वो अंग्रेज़ थी, तो मैंने कहा रहने दो, इसको बोलने दो। तो मेरे मन में डॉक्टर या साइंटिस्ट बनने की इच्छा थी, तो मैं साइंस में पढ़ती रही। मैंने एमकेपी से अपना बीएससी किया, फिर डीएवी से एमएससी किया, और लेकिन मैं नाटक करती थी, जो वहाँ एमेच्योर थिएटर ग्रुप्स होते हैं ना, कला मंच वातायन, उनके साथ प्लेस करती थी। तो जो सुबह से लेके शाम तक
जो हमारी क्लासेस और प्रैक्टिकल्स होते थे तो उसमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएशन में तो स्पेशलाइजेशन होता ना, हाँ जी। तो बड़ी ड्राई सी क्लासेस और जो 2 घंटे नाटक करती थी उसमें बड़ा मज़ा आता था। और उसी दौरान हम लोग वातायन संस्था है देहरादून की, उसमें हम ब्रेख्त का एक नाटक है 3 पेनी ओपेरा, 3 पैसे की नौटंकी, वो कर रही थी। तो एनएसटी के कुछ लोग आए, तो तब मुझे पता चला कि मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी एक संस्था है जो आपको बाकायदा थिएटर में ट्रेन करती है। और क्योंकि आजकल तो गूगल फूगल है, मैं 80s की बात कर रही हूँ तो वहाँ तो कुछ तब तो पता ही नहीं था, और काफ़ी साल बाद भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में किसी को नहीं पता हो। तो जब आप नसीरुद्दीन शाह या अनुपम खेर आए तब लोगों को पता चला हाँ कि ऐसी भी एक संस्था है। तब मुझे लगा कि ऐसी संस्था है, तो मेरी रुचि भी थी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं थिएटर करूँगी। तब मैंने घर वालों को बताया, इस तरह मैं इस लाइन में आ गई। जी, तो मैम जैसा कि आपने कहा कि वाकई में हमारे एरिया, हमारी सोसाइटी में मूवीज़ को लेके इतनी अच्छी सोच उस टाइम पे नहीं थी। तो आपकी मूवीज़ क्या, थिएटर भी, मेरे सब रिश्तेदार ही मुझे कहने लगे, क्योंकि उस टाइम यूपी में नौटंकी होती थी, कहते क्या भानगिरी करेगी तू, नौटंकी करेगी। उनको समझाना बहुत मुश्किल था। वो तो शुक्र है कि मेरे पिताजी वो बड़े, उनकी सोच काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थे, तो उन्होंने एकमात्र वो थे हमारी फैमिली में जिन्होंने मेरा साथ दिया। हालांकि उन्होंने समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम अमेरिका हो आओ, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी अमेरिका जाने की, टू डू MS अब्रॉड। तो कहते बेटा अमेरिका घुमाओ, फिर इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू तब आप कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा नहीं पापा, ये मेरा सपना है। और मैं उस वक्त मैंने जो कहा था, मुझे अभी भी याद है कि 40 साल की मैं हो जाऊंगी, हो सकता है मेरे पास पैसा होगा, लेकिन मेरे मन में ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि मैंने एक सपना देखा और मैंने उसे पूरा नहीं किया। तब पापा ने कुछ नहीं किया, वो स्वयं मेरे साथ आए और दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरा एडमिशन कराया। हालांकि सब रिश्तेदार और पूरा देहरादून शहर, देहरादून तो एक छोटे से शहर में सब एक दूसरे को जानते हैं, और मुझे लोग बड़ा जानते थे कि भट्ट जी की नौनी, भट्ट जी की लड़की हैं, और कि बहुत होनहार है, क्योंकि डिबेट करती थी, डांस करती थी, और पढ़ाई में भी होशियार थी। आई वॉज अ टॉपर। तो अब जब मैं नाटक वहाँ चली गई तो सब बोले भट्ट जी की नौनी का तो दिमाग ख़राब हो गया है, बताओ क्या कर रही है। तो ये ऐसा हुआ। तो मैम जिन लोगों ने आपसे बोला, कहीं ना कहीं वो रिग्रेट करते होंगे कि हाँ, ऐसा क्यों बोला। ये तुमने बहुत अच्छी बात बोली, मैं बताती हूँ। क्योंकि जब मेरा जो सीरियल, मैं तो 10 साल तक दिल्ली में थिएटर करती रही, क्योंकि थिएटर से जीवन यापन बहुत मुश्किल है, तो मैंने NSD रेपर्टरी ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद मैंने जब पहला अपना धारावाहिक किया हमराही दूरदर्शन में, उसमें मेरा एक किरदार था देवकी भौजाई, वो बहुत पॉपुलर हो गया, तो वो घर घर में पहुंच गई। तो तब मैं आपको बताती हूँ, जो लोग मेरी हंसी उड़ाते थे देहरादून में, उन्होंने मुझे देहरादून के टाउन हॉल में मेरा नागरिक अभिनंदन किया। तो मतलब वही लोग, तो उन्होंने मेरा स्वागत किया। सो दिस इज़, ये जो तुम्हारा सवाल था उसका है कि ये उनका चेंज हुआ नजरिया। यस मैम। कोमल आप पूछिए। मैम मैंने सुना है कि आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू बेटा। सबसे जो मुझे प्यारा अवार्ड है वो तो एक नेशनल अवार्ड है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। वो इट्स लाइक द नेशनल अवार्ड जैसे फिल्मों को मिलता है, ये नेशनल अवार्ड थिएटर, कला, पेंटिंग, ड्रामा को दिया जाता है। तो मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर थिएटर एक्टिंग, और अपने उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है। ITA टेलीविज़न की बहुत ही एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उसमें मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और एक इंडियन टेली अवार्ड्स, इंडियन टेली चक्कर एक संस्था है, तो वो इंडियन टेली अवार्ड्स करते हैं। उसमें अभी मुझे जो मेरा धारावाहिक चल रहा है हप्पू की उल्टन पलटन, उसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और आशीर्वाद अवार्ड है जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वो मुझे उसमें भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला था। तो ऐसे मुझे अवार्ड्स मिले हैं, और दादा साहब फाल्के अवार्ड्स भी मिला है, फिल्म में भी, टेलीविज़न में भी। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो मिले हैं। थैंक यू। तो मैम जब आप जैसे घर में जाती हैं आस पड़ोस में, तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है कि हमारे साथ एक स्टार हैं। तो कैसा मैम क्या कहते हैं एनवायरनमेंट रहता है आपके आसपास जब आप घर में होती हैं और ऐसा कोई शूटिंग भी नहीं होती है? तो
नहीं नहीं, घर में तो बेटा मैं हिमानी शिवपुरी हूँ, जी। या जैसे मेरे भाई, अब देहरादून आती हूँ तो ये मेरे भाई है, उसकी मैं बहन हूँ, या मेरे बेटे की मैं माँ हूँ। तो मैं वहाँ पे कोई स्टार या एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ या बहन हूँ या बेटी हूँ। और मतलब लोगों को आश्चर्य होता है कि जब मुझे लोग सब्ज़ी की दुकान पे देते हैं, मैं आज तक अपने घर की सब्जियाँ और राशन खुद ही खरीदने जाती हूँ। बल्कि कुछ लोग मुझे मिलते हैं जब सब्ज़ी के ठेले पे, मैं तो ठेले पे भी पहुँच जाती हूँ। मुझे बहुत मतलब घर, क्योंकि मैं एक सिंगल वर्किंग वुमन थी शुरू में। तो मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ, लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी। एक फिल्म मैं शूट कर रही थी, DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं उसका क्लाइमैक्स हाँ, उसके क्लाइमैक्स में मैं नहीं हूँ। जी। और फॉर्चुनेटली मेरे भाई भी उधर आया हुआ था, रक्षाबंधन के टाइम था, तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो तब से लेके आज तक मैं एक सिंगल वर्किंग मदर हूँ, Yes, एक हाउसवाइफ हूँ। तो मैं खुद ही सब्जियाँ खरीदती हूँ, राशन खरीदती हूँ। लोग मुझसे आश्चर्य से पूछते हैं, अरे आप खुद ही सब्जी खरीदती हूँ? तो मैं कहती हूँ क्यों, क्या मैं एक गृहस्थ औरत नहीं हूँ? तो मेरे घर की सब्ज़ी कौन लाएगा? मतलब आई डोंट ट्रस्ट कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपनी उनकी सर्वेंट्स को दे दिया, क्योंकि वो तो कुछ भी उठा के ले आएंगे। जी। तो ये होता है कि मतलब मैं हर चीज़ बड़े चाव से करती हूँ। अगर मैं माँ हूँ तो आई एम अ फुल फ्लेज्ड मदर। हाँ, सेट पे जाती हूँ तो मैं एक्ट्रेस रहती हूँ, घर आती हूँ तो आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। Yes, तब ma'am. मैं एक माँ रहती हूँ या बहन रहती हूँ, और माँ बाप जब जिंदा थे तो मैं एक बेटी थी। जी। यस मैम, जैसा कि आपने कहा, मतलब अगर मैम आपकी मूवीज़ को मैं याद करूँ, जब मैं साइटेड थी, तो जैसा कि मैंने कहा, जो करीना मैम थी, उनकी मदर का रोल आपने किया था। तो मतलब वो लग रहा था मदर है, और आप उन्हें डांटती थी तो मैं कहती थी ये भी मम्मी की तरह है, डांटते रहती है। तो मम्मी का काम होता है डांटना। जी। और मम्मी किस लिए डांटती है? आपकी भलाई के लिए। हाँ मतलब जी, उस टाइम नहीं लगता, हमें भी जब मेरी माँ डांटती थी तो हमें लगता था हाय बताओ कितना डांट रही है हमारी माँ। Yes, लेकिन बाद में आप जब मैच्योर होते तो आपको फिर रियलाइज़ होता है कि आपकी भलाई के लिए माँ डांटती थी, क्योंकि वो आपका भला चाहती है, और माँ से ज़्यादा कौन भला चाहेगा। जी बिल्कुल मैम। मैम उस मूवी में एक सीन है जब आप करीना मैम को शर्माना सिखाती हैं। हाँ हाँ, वो बहुत फेमस हुआ। वो सीन करके दिखा। अरे बाबा, आप कैसे करके दिखा? बस मैं उसको ऐसी कुछ ऐसी कुछ करती थी, वो यूं करके कि शर्माओ, कि आजकल की लड़कियों को शर्माना ही नहीं आता है। करीना मैम वैसे ऐसा मुंह करके करती थी। हाँ जी। तो बहुत रियल लगता था, मतलब हम इतने कनेक्टेड रहते थे, उससे लगता ही नहीं था कि हाँ ये मूवीज है, लगता था पार्ट है। हर घर में ऐसा ही होती है, मतलब मदर डांटती है और लड़कियां ऐसे ही मतलब मुंह बनाती हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही मुंह बनाती थी। तो मैम जैसा कि मैंने यहाँ इस इंटरव्यू की स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे जब पता चला कि आप यहीं से हैं, तो मैं सुपर एक्साइटेड हो गई कि अरे अब तो मिलेंगे। तो मैम कहीं ना कहीं आप हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है, और Thank you, उत्तराखंड में भी। जी मैम, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मैम मैं चाहूँगी कि अगर विजुअल इम्पेयरमेंट के फील्ड में बात करें, तो मैम जैसे कुछ टिप्स, आपकी कुछ सलाह कि हम कैसे, अगर इस फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो कैसे अपने आप को ला सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आप लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो भगवान हमेशा बैलेंस करता है जी। कि अगर आपकी एक इंद्री चली गई है, क्योंकि 5 इंद्रियों से बनता है शरीर, जी। तो बाकी इंद्रियां बहुत पावरफुल हो जाती हैं। तो आप देखोगे कि जो विजुअली इम्पेयर्ड या ऐसी कुछ होते, तो उनमें एक ख़ास कुछ स्पेशल कोई प्रभु, ये प्रकृति की देन है कि आपको कोई ख़ास कला आपके अंदर होगी। या तो आप बहुत अच्छी पेंटिंग, कोई बहुत अच्छा पेंटर होगा, या बहुत अच्छा बोलता होगा, आवाज़ बहुत अच्छी होगी, गाता बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारे देखे म्यूजिशंस जो कि मोज़ार्ट, आपको पता है वो तो डेफ था, जबकि इतना बढ़िया सा कंपोज़र था। जी। और एक और थे जो कि ब्लाइंड थे। तो आपको अपने आप वो ढूंढना है कि आपकी अपनी खासियत क्या है। आप जी। पेंटिंग अच्छा बनाते हैं, या आप गाते अच्छा हैं, या आप कहानियाँ अच्छी लिख सकते हैं, आप इस फील्ड में भी आ सकते हैं। जी। है ना? यस सर। तो क्योंकि आपको ये ऐसे स्कूल्स हैं जो आपको बाकायदा ट्रेन करते हैं। यू कैन रीड स्क्रिप्ट्स, ब्रेल की ब्रेल में आप टच के द्वारा आप स्क्रिप्ट रीड कर सकते हैं। तो आप वो स्क्रिप्ट का आप रियाज करिए, स्पीच का। इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर,
तो आपको अपनी बॉडी का क्योंकि एक्टर कैसे एक्सप्रेस करता है, जी। बॉडी से करता है, अपनी आवाज़ से करता है ना। तो आप अपनी आवाज़ और बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। और स्पीच तो आप जो आपको स्पीच आती है या कोई नाटक, आप नाटक पढ़िए आपस में। आई फील कि आप लोग यहाँ की स्कूल में डू यू हैव प्लेज और समथिंग, नाटक करते हैं आप लोग? यस मैम, अभी हमारा एक प्रैक्टिकल भी है मैम, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का। अच्छा, तो अच्छा। उसमें हम सोच रहे थे कि एक प्ले एक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैम वही हो रहा था कि डायलॉग जब बोलने की बात आती है तो मैम बोलते बोलते कभी कंट्रोल नहीं हो पाता, कुछ ऐसा फनी सा डायलॉग हो तो हंसी आ जाती है। हाँ, तो कोई बात नहीं, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ इट। Yes, और sir. हंसते हंसते मजे करके करो। लेकिन sir. हाँ, जब नाटक का परफॉर्मेंस हो रहा होगा तब तो आपको वो कैरेक्टर ही हो, तब आप हंस नहीं सकते, तब ऑडियंस को हंसने दो। Yes, sir. है ना, द ऑडियंस शुड एंजॉय। Yes, तब sir. आप करो, शुरू में रिहर्सल के प्रोसेस में आप लोग खूब मजे लो, लेकिन जब परफॉर्मेंस हो रही है तो लेट द ऑडियंस एंजॉय। क्योंकि अल्टीमेटली तो आप जो नाटक करेंगे या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो जो आपको श्रोता लोग देखने आएंगे, ऑडियंस देखने आएगी, उसके लिए आप परफॉर्म करते हैं। यस मैम, है ना। Yes, तो ma'am. उस तरह से आप करिए। और कभी ये आपने बहुत अच्छा मुझे एक आइडिया दिया कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होगा तो मैं खुद थिएटर में जाके खुद प्लेस भी डायरेक्ट करती हूँ जी, yes, ma'am. मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में, पूना यूनिवर्सिटी या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाके। तो एंड इट विल बी अ चैलेंज टू मी, क्योंकि मैंने कभी विजुअली इम्पेयर्ड के साथ काम नहीं किया है। जी। तो आई वुड लव टू कम एंड डू समथिंग विथ यू, है ना। अगली बार अभी तो हमारी बहुत लेट मुलाकात हुई। मुझे आपकी जो मैडम है चेतना जी, उन्होंने कल ही मुझे बोला कि आप हमारे रेडियो में, हालांकि मैं बहुत बिजी थी, बट आई सेड बिकॉज आप लोग स्पेशल हो, तो इट इज़ अ प्लेजर टू डू समथिंग फॉर यू स्पेशल पीपल। तो अब अगली बार मेरे पास ज़्यादा समय होगा, जब मैं अगली बार आऊँगी तो मैं पहले ही चेतना जी को बोल दूँगी मैं आ रही हूँ, एंड आई विल कम एंड स्पेंड टाइम विथ यू। और हम लोग एक कोई अच्छा सा नाटक या कुछ करेंगे, यस मैम, ग्रेट, छोटा सा कुछ करेंगे, Yes, है ना। ma'am, great, आई ma'am. वुड लव टू डू समथिंग। यस मैम, और आज तो मैम और भी स्पेशल आपने हमारा दिन बना दिया। थैंक यू जी, बेटा। कोमल आपका मैम क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन ये आपसे रहा कि जैसे आपने कहा कि फनी डायलॉग में हमें कंट्रोल करना चाहिए, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? अरे बहुत बार। तो कोई एक ऐसा मोमेंट जो सबसे स्पेशल हो? अरे बहुत, हम लोग शुरू में मैं तो बहुत हंसती थी प्लेज में। हम एक प्ले कर रहे थे चेरी ऑर्चर्ड, NSD रेपर्टरी कंपनी में, और वो अमेरिका से आया हुआ था डायरेक्टर रिचर्ड शेकनर। तो वो ऐसा ये चेरी ऑर्चर्ड एक ऐसा कहानी है कि एक औरत का बगीचा बिक रहा है, और वो धीरे धीरे, वो एक्चुअली रशियन प्ले है, तो उसमें क्या, जैसे रशियन में होता कि एरिस्टोक्रेसी ख़त्म हो रही है और कॉमन मैन राइज कर रहा है, तो ये इनको अपना चेरी का बगीचा बेच के लोग निकल रहे हैं। तो उसने एनवायरमेंटल थिएटर था वो, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात कर रही हूँगी तो बता देना। तो उसमें क्या होता है, और वो पता कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिली थी, हमारी रामनगर की रामलीला होती है ना, उसमें जैसे कि जब राम जी गंगा पार कर रहे होते हैं तो ऑडियंस वहाँ जाती है, या जंगल होता है तो जंगल के पास जाती है। तो ऐसी ही एनवायरमेंटल थिएटर में तो हम लोग पहले ये होता था कि घर का सेट है और फिर बगीचे का सेट है, तो लोग ऑडियंस इधर से उधर चल के जाती थी। तो जो घर का सेट था लास्ट क्लाइमैक्स, हाँ, तो निसार अलाना ने बहुत अच्छा सुंदर सा सेट बनाया हुआ था, वो पॉलीथीन लगा था कांच की जगह खिड़कियों में ना। तो ऐसा एक बंदा आ गया, ऑडियंस ना, हम अंदर एक्टिंग कर रहे अपने, तो उसका नाक पूरा चपटा हो गया उसमें, वो जो खिड़की में। और वो पिश्चिक एक और आदमी था, अनंग देसाई, पता नहीं आप लोगों ने उसे देखा हो, ये वो अब काफ़ी एक्टिंग करते हैं वो, और मनोहर सिंह और सुरेखा सीकरी। आपने वो कौन सा था कलर्स में बहुत फेमस, बालिका बधू। तो वो जो था ना, वो मेरी माँ का रोल कर रही थी, मैं आन्या थी उनकी बेटी। और पिश्चिक आ रहा है, तो पिश्चिक था, अनंग क्या किया, उसने ऐसा ग्लास लिया पानी का, मैं खड़ी हो सकती हूँ क्या, पानी का ग्लास लिया और ऐसी, और कह रहा है ओके बाय बाय, और उसका पानी ऐसे गिर रहा है और ऐसी जगह पर, हाँ और ऊपर से वो आदमी ऐसा, उसका नाक, तो मुझे तो इतनी जोर की हंसी आई और मैं
करके मैं सेब खा रही हूँ, छोटी बच्ची का रोल था मेरा, सेब खा रही हूँ। और मनोहर भाई और सुरेखा सिकरी तो बहुत स्ट्रिक्ट, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही। और मनोहर भाई कह रहे माइक लगे हुए थे सके, लोग सुन रहे हैं, और लोग सुन रहे थे इतनी, और मेरी हंसी रुके ही ना, रुके ही ना। तो ऐसा हुआ है, बाद में बड़ी डांट भी पड़ी। मैं उस टाइम नई नई रेपर्टरी ज्वाइन किया था। तो ऐसे कई ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे यू गेट टू कंट्रोल। अब नहीं हंसती, अब हमारे जैसे हम लोग शूटिंग भी करते हैं तो कभी कभी किसी एक्टर को हंसी आ जाती है, आई कैन कंट्रोल, क्योंकि देन यू बिकम पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, आप कैरेक्टर बन जाते हो। लेकिन क्या क्या करें बेटा, आखिर इंसान है तो गलती तो हो ही जाती है ना। यस मैम। मैम ये तो एक फनी सी सीन थी, और कोई इमोशनल सीन होगा ऐसा जब आप खुद इमोशनल हो गए हो? हाँ, वो तो होता ही है बेटा, क्योंकि कुछ सीन्स होते हैं जिसमें इमोशन होते हैं तो हमको अपने इमोशंस याद आ जाते हैं। लेकिन हमको कंट्रोल करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हम ऐसी बहने लगे तो फिर एवरी टाइम हम लोग रोल करेंगे तो फिर हम तो बर्बाद हो जाते हैं। तो एक बार रोल करने के बाद फिर उसको छोड़ना पड़ता है, उस लिबास को, उसका लिबास कहते हैं, वो कैरेक्टर का लिबास ओढ़ा, फिर उसको छोड़ दिया। जी। तो मैम कभी ऐसा हुआ कि आप इमोशनल सीन करते करते सच में रोने लगे हो? कई बार होता है वो तो। और कभी कभी ग्लिसरीन लेते हैं, कभी कभी ग्लिसरीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो रोना कई बार आ जाता है रोना, और कई बार नहीं आता। जी। और मैम जैसे हम जैसे बात करते हैं अपने को स्टार के साथ, केमिस्ट्री हमें बनानी पड़ती है। तो मैम अगर जैसे मैंने सुना है कि आपकी सबसे अच्छी केमिस्ट्री अनुपम सर के साथ थी, तो मैम वो किस तरीके से हम मतलब उसको कर सकते हैं कि हाँ केमिस्ट्री, कभी कभार ऐसा होता है सिचुएशन बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी होती है कि नहीं मन करता है या फिर कुछ होता है, लेकिन केमिस्ट्री मैम क्योंकि जब हम कैमरा के सामने होते हैं और फिर वो मैम लगता ही नहीं है कि हाँ कि ऐसा मेंटल कुछ सिचुएशन रही कि बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है, लेकिन एक्ट हमें अपोजिट करना है, वो भी को स्टार के साथ। तो उसके बारे में मैम मैं जानना चाहूँगी। हाँ, मतलब यूजुअली मेरी तो हर एक्टर के साथ अच्छी रही है, अनुपम जी के साथ भी अच्छी रही है, और सलमान शाहरुख के साथ भी अच्छी रही, करीना के साथ भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, गोविंदा जी के साथ भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। मतलब जिसके साथ भी मैंने काम किया, फिर जब चिंटू जी के साथ काम किया, फिर उनके बेटे के साथ काम किया, रणबीर के साथ एक फिल्म में, तो अच्छी केमिस्ट्री तो हो ही जाती है और उसी से अच्छा सीन बनता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, कभी कभी ऐसे लोगों के साथ भी एक्टिंग करनी पड़ती है जिनको आपने, या तो आपकी उनके साथ झड़प हो गई है या लड़ाई हो गई है, मगर फिर भी आपको करना पड़ता है। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि सब लोग किसी का नाम लेके, पर एक एक्टर था जो पता नहीं, वो शुरू में हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन बाद में मतलब वो कुछ अजीब सी हरकतें करा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो कह नहीं, मैं वो गुस्सा मुझे त्यागना पड़ा, क्योंकि जब मैं रोल कर रही थी उस टाइम तो आई हैड टू बी, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही थी, तो थोड़ा सा उसमें एफर्ट लगता है, पर वो करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको जो कैरेक्टर है वो ही बनना पड़ता है ना, तो करना पड़ता है, एफर्ट तो करना पड़ता है बेटा। यस मैम। मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मैम गढ़वाली में आप कोई सॉन्ग सुना दें तो। हेलो, तो बताया नहीं, और मैं गाती बिल्कुल भी अच्छा नहीं, पर चलो आपकी रिक्वेस्ट मैं टालूंगी नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। ऐसे तो 2-4 गाने वो ही सुना देती हूँ जो बहुत कॉमन है जी। बेड़ पाको बारमासा, बेड़ पाको बारमासा, नरन काफल पाको चेता मेरी छैला, नरन काफल पाको चेता मेरी छैला, आप खांदो पंस पारी, आप खांदो पंस पारी, नरन मिते देंदी बीड़ी मेरी छैला, नरन मिते देंदी बीड़ी मेरी छैला। बस मैम मैं गाती अच्छा नहीं हूँ, पर थैंक यू मैम, आप अच्छा गाती हैं। अरे आपका रिक्वेस्ट मैं टाल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने गा दिया। बहुत अच्छा लगा सुन के, थैंक यू। मैम अगर बात करें आपके इतने अच्छे करियर की और आपके एक्सपीरियंस की, जैसा कि आपने टेलीविज़न में भी काम किया है, मूवीज़ में भी काम किया है, तो मैम एक तरीके से कह सकते हैं बहुत वेल ट्रेंड आप रही हैं। तो मैम अगर वॉइस मॉड्यूलेशन को लेके
और सॉरी मैम क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन को लेके आप हाँ सही है बेटा। जी मैम। तो वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में आप कुछ जी। बताइए, ऐसा बोल सकते हैं। यस मैम, तो वॉइस मॉड्यूलेशन को लेके मैम हम जानना चाहेंगे कुछ टिप्स, क्योंकि मैम वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी आप रही हैं। तो मैम कभी कभी हम भी अपने हॉस्टल में ये प्रैक्टिस करते हैं एक दूसरे को किसी भी कार्टून या मूवी में डायलॉग डिलीवरी की और कुछ भी, तो मैं इसके बारे में चाहूँगी कि आप हमें कुछ बताएं। बिल्कुल मैं बताऊंगी, और मैं जल्द ही आप लोगों के पास आऊंगी एक वर्कशॉप करने के लिए, तो उसमें मैं आपको वॉइस मॉड्यूलेशन भी सिखाऊंगी, एक्सप्रेशन, हाउ टू एक्सप्रेस। क्योंकि एक एक्टर, जैसे मैंने बोला था, वो कैसे एक्सप्रेस करता है, एक तो अपने शरीर के जेस्चर से करता है, बट आप लोगों का जो मुख्य वो है जो हथियार है जिसको कहना चाहिए, वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। और आप वॉइस मॉड्यूलेशन से यू कैन, जैसे मैंने सुना कि आप लोग बुक्स भी बना रहे हैं, तो कैसे कहानी को सुनाना, क्योंकि आपके जो बाकी जो साथी हैं, जो दी अदर पीपल यहाँ आपके इंस्टीट्यूट के अलावा हिंदुस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो अपने कानों से सुन सकते हैं। तो आपको अपनी वॉइस को, क्योंकि आपको खुदा की देन है, क्योंकि आपको एक आपका सेंस ले ली है कि विजुअली इम्पेयर्ड यू आर, तो यू हैव अ कमांड ओवर योर वॉइस, ओवर योर इमेजिनेशन। वो कोई नहीं छीन सकता आपसे, या आपका जो दिल में प्यार है या आप में जो हुनर है, यू आर ब्लेस्ड टू हैव दैट। तो वॉइस मॉड्यूलेशन भी एक कला होती है, क्योंकि लोग पूछते हैं एक्टर की ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। मैं कहती हूँ क्यों, जब सितार वादिस्ट है, जो सितार रविशंकर जी घंटों रियाज़ करते थे, उनकी बेटी भी रियाज़ करती है, तो रियाज़ से क्या होता है कि आपकी कला और निखरती है। तो सिमिलरली एक एक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसकी बॉडी। तो बॉडी को ट्रेन करते हैं डांस से, एक्सरसाइज से, हाउ टू कीप इट इन शेप। और वॉइसेस के भी देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेज फॉर वॉइस मॉड्यूलेशन, स्पीच के लिए, है ना। उसका सबसे इजी एक्सरसाइज मैं आपको बता सकती हूँ, तो लंबा प्रोसेस है, मैं करूँगी। आप कोई भी किताब जो पढ़ते हैं ना, तो कोई भी एक पैराग्राफ ले लीजिए या कोई कविता ले लीजिए। हमारी टीचर हमसे कहते थे, अलकाजी साहब बहुत बड़े, कि एवरी डे एक कविता का आप जाके सुबह उठ के, टीचर वीचर भी कोई नहीं हुए, कोई ओपन स्पेस पे जाके वो कविता आप पहले तो उसे अच्छे से याद कर लें, या कोई भी स्पीच किसी नाटक की या किसी उपन्यास से जो भी आपको अच्छी लगती है, वो उसको याद कर लें। और फिर उसका रोज़ सुबह जाके, क्योंकि सुबह आवाज़ बहुत फ्रेश रहती है, ओपन स्पेस पे जाके हम लोग वही करते थे एनएसडी में एक्सरसाइज, कि आप उसका वो कविता का पाठ करें, रिसाइट दैट पोएम, रिसाइट दैट स्पीच। और फिर वेरिएशंस होते हैं उसमें, जल्दी जल्दी बोलो, एक ब्रेथ में। वो शंकर महादेवन का गाना सुना है ना आपने, जो एक ब्रेथ में गाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सरसाइजेज, कि आप उसको जल्दी 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 पढ़ो, जल्दी जल्दी बोलो, और या धीरे धीरे एक शब्द के बाद रुको, फिर नेक्स्ट शब्द बोलो। तो उससे क्या होगा, उस शब्द का जो पूरा पावर है वो आप महसूस करोगे। सो ऐसे कई एक्सरसाइजेस हैं। या फिर आप एक पैसेज, एक पोएम है कि यू कैन गो हाई, ऐसे पढ़ो, या फिर लो, ऐसे बिल्कुल लो हो जाओ। तो ये हमारे जो वाइब्रेटर्स होते हैं, डिफरेंट वाइब्रेटर्स यू हैव टू वर्क। मैं जब आऊँगी तो आपके साथ वॉइस एक्सरसाइजेस करूँगी, सो आई कैन टीच यू ऑल दिस, एंड आई एम श्योर आप लोग ये तो खुद ही कर सकते हैं कि कोई भी एक पंक्ति ले लीजिए, एक पैराग्राफ ले लीजिए, उसके साथ खेलिए। अगर वो उसको हंस के बोलिए, रो के बोलिए उसको। सो दिस इज़ हाउ you develop that skill, voice modulation. Yes, I hope that answered your question. Yes, ma'am, बिल्कुल। Thank you. वैसे तो मैम मन कर रहा है कि आपसे और भी क्वेश्चन पूछे, बात करें, पर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैम हम चाहेंगे कि अपने इंटरव्यू को अब हम यहीं पे वाइंड अप करें। तो मैम आपके जो फैंस हैं, मैं चाहूँगी कि आप उनके लिए एक मैसेज मैम दें। मैं अपने फैंस के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका जो प्यार है वही मुझे शक्ति देता है कि मैं काम करती रहूँ और काम करती रहूँ। और मैं हर बार जो काम करती हूँ तो इसीलिए करती हूँ, मतलब अवार्ड्स वगैरह तो आपने पूछे वो है,
लेकिन जितना सेटिस्फैक्शन आप लोगों के प्यार से मिलता है वो कहीं नहीं है। और जब कोई भी आके मुझे बोलता है कि उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी या हम आपको बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। और मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। एंड आई लव यू माय फैंस। और आप सबको मेरी शुभकामनाएं कि आप सब अच्छी प्रगति करें, उन्नति करें और हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच फॉर यस। मैम आप यहाँ आए, अपना बहुमूल्य कीमती समय हमें यहाँ 91.2 NIVH हेलोदून को दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए नमस्कार। ओके ग्रेट। वेरी नाइस।